रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्शंस ऑफ H2S सबसे पहले कह रहे हैं कंबस्शन के बारे में कि H2S को अगर कंबस्ट किया जाए, हम जानते हैं नॉर्मली सब्सटेंसेस को कंबस्ट करते हैं हम फ्री एयर में, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में, हवा की मौजूदगी में हम उन्हें जलाते हैं। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। हमने हाइड्रोजन सल्फाइड को लिया और उसे हीट कराया, उसे जला दिया, कंबस्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस को लेकर हमने उसके साथ जब इसे जलाया तो वील गेट द सल्फर डाइऑक्साइड गैस, साथ साथ हमें वाटर मिला और साथ ही साथ हमें खासे अमाउंट में हीट भी जनरेट हो गई। बात समझ में आती है? अच्छा, अगर हम बात करें H2S की, तो H2S एक वीक एसिड के तौर पर भी काम करता है। H2S एक वीक एसिड के तौर पर हमारे पास काम करता है। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि ये एसिडिक कैसे हो सकता है। H2S है तो इसमें एसिडिक जो एबिलिटी है वो क्या है। तो अगर हमने इस H2S को लिया और हमने रख दिया इसे वाटर में, तो हमारे पास H पॉजिटिव निकल आएंगे दो, और सल्फर हमारे पास -2 का आयन बनाकर सेपरेट आउट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? एक और अंदाज में ये टूटता है, H2S एक और अंदाज में टूटता है, वो होता है H पॉजिटिव और HS नेगेटिव। ये एक और इसकी ब्रेकिंग है एज एन एसिड। एसिड होने के नाते इसकी एक और तरीके से ब्रेक डाउन होता है। बात समझ रहे हैं? और फिर ये जो बिल आकर हमारा SH निकला था, ये जो था SH, ये SH ब्रेक डाउन होता है आपका H पॉजिटिव में और S -2 में। यानी कि मिलाकर हम पहुंचते उसी जगह है, बट दीज आर द टू स्टेप्स। हम इस स्टेप में भी तोड़ सकते हैं इसको। एसिडिक नेचर बयान कर रहा हूं मैं H2S का आपके सामने कि H2S जो है वो एज एन एसिड किस तरह रिएक्ट करता है। तो अगर मिसाल के तौर पर हमने इसे रिएक्ट कराया किसी बेस के साथ, दो रिएक्शंस करा के दिखाऊंगा मैं आपको बेस के साथ। एक रिएक्शन में हमने देखा कि ये H2S था और ये रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो यही वाली फॉर्म टूटती है, H पॉजिटिव और HS नेगेटिव की फॉर्म टूटती है। तो ये NaHS को लेता है और यहाँ बना लेता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और साथ साथ यहाँ से एक H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव को लेता है और बना लेता है वाटर। ये एक स्टेट थी।
ये एक स्टेट थी एसिडिक नेचर की। अगर मैं दूसरी बात करता हूं तो दूसरी क्या है, H2S रिएक्ट करता है 2NaOH के साथ, यानी कि एक्सेस अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है, और फिर हमारे पास बनेगा Na2S और फिर 2H2O। तो यहां तक आपने बात समझी मेरी? आपको बात समझ में आई मैं क्या बताना चाह रहा हूं? बात यहां तक सबने लिख ली? जी सर। सर अच्छा भाई, चल अब हम बात कर लेते हैं इसके रिड्यूसिंग एजेंट होने के तौर पर, कि ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? मैं बोर्ड रब कर दूं? सर जो खुद ऑक्सीडाइज होता है दूसरे को रिड्यूस कर देता है। खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरों को रिड्यूस करा देता है, दैट सब्सटेंस विल बी नोन एज द रिड्यूसिंग एजेंट। मुझे ये बताओ, पहले ये बताओ कि बोर्ड रब कर दूं मैं? यस कर सर। दे सर, कर दे। चलो बोर्ड रब कर देता हूं मैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसकी तीसरी तरह की केमिकल रिएक्शंस की जानिब। रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं एक ऐसे सब्सटेंस को जो खुद ऑक्सीडाइज होगा और किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करा देगा। खुद ऑक्सीडाइज होगा और किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करा देगा, तो उसे हम नाम देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। सवाल सबसे पहले ये आता है कि सर ये H2S रिड्यूसिंग एजेंट होता क्यों है, क्या वजूहात है इसकी रिड्यूसिंग एजेंट होने की? तो आइए जरा लिख लेते हैं इसकी वजूहात के बारे में सबसे पहले। मैं आपको यहाँ साइड में थोड़ा सा समझाऊंगा इसकी वजूहात के बारे में थोड़ा सा। देखो ये जो H2S है ना बेटा, ये एक स्टेबल कंपाउंड है। H2S स्टेबल कंपाउंड है, बिल्कुल स्टेबल नॉर्मल कंपाउंड है। लेकिन जब ये कंपाउंड टूटता है तो ये एक जगह पे हमें हाइड्रोजन देता है, तो दूसरी जगह हमें सल्फर देता है। आपने देखा था हमें 2H पॉजिटिव मिल जाते हैं और सल्फर -2 मिलता है। ये स्टेबल था, लेकिन ये अनस्टेबल है। S-2 जो है ये कतई स्टेबल नहीं है, ये बिल्कुल अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल सब्सटेंस है, तो अनस्टेबिलिटी की वजह से ये कोशिश करता है स्टेबल होने के लिए। और आप जानते हैं जब भी कोई सब्सटेंस आयन बना हुआ हो और उसे स्टेबल होने की ख्वाहिश हो तो वो क्या करता है, वो सिंपल एक ही चीज करता है अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है ताकि न्यूट्रल हो जाए, और अगर उसने एक्सेसली इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है ताकि न्यूट्रल हो जाए। तो ये जो S-2 था ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, और लूज कर देने की सूरत में सल्फर सेपरेट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिलीज हो जाएंगे। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। लाजमी बात है ये सल्फर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कोई तो गेन करेगा ना। जब कोई इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो हम उसे नाम देंगे कि वो सब्सटेंस हो गया रिड्यूस। और उसको रिड्यूस कराने के लिए सबसे बड़ा हाथ किसका इस्तेमाल हुआ? उसको रिड्यूस कराने के लिए हाथ इस्तेमाल हुआ आपके पास सल्फर का। किसका इस्तेमाल हुआ हाथ? सल्फर सल्फर का। का। तो हमने नाम दे दिया भाई H2S को एज अ
रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए एक सब्सटेंस था MnCl4, मैग्नीज क्लोराइड आपके पास सब्सटेंस था, आपने इसे रिएक्ट कराया H2S के साथ, which is a reducing agent. H2S is a reducing agent, और रिड्यूसिंग एजेंट होने के बाद इसने क्या किया, इसने रिएक्शन में MnCl2 बना दिया। मैं आपको समझाता हूँ कि रिएक्शन में हुआ क्या है, MnCl2 कैसे बन गया अचानक से। MnCl4 था और ये MnCl2 कैसे बन गया, और साथ साथ आपके पास 2HCl बनेंगे और साथ ही साथ आपके पास सल्फर अलहदा हो जाएगा। अब जरा कहानी को गौर से समझ लो कि H2S ने किया क्या, कैसे किया और क्यों हो गया ये सारा मामला। आओ समझते हैं। भैया ये जो Mn था, ये जो Mn था, मैग्नीज था, इस पर चार्ज था +4 का। कितने का चार्ज था, इस पे चार्ज था +4 का चार्ज था। यानी कि इसने 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए थे Cl 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 और Cl को। ये नॉर्मल हो गया था, न्यूट्रल हो गया था। नेगेटिव 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 नेगेटिव। जब एक आदमी इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा वाला लाजमी तौर पर उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा ना। वो क्यों रुकेगा, वो लेने से क्यों रुकेगा, तो इसने गेन कर लिया क्लोरीन से। इधर क्या सीन था, H और H पॉजिटिव पॉजिटिव, S -2। यही था या गलत कह रहा हूं मैं बेसिकली आपको इस वक्त मैकेनिज्म समझा रहा हूं कि इनसाइडली होता क्या है। इधर से निकले सबसे पहले ये 2H पॉजिटिव, सल्फर ने बोला बेटा अल्लाह हाफिज, अब तुम्हारा काम नहीं है। तो यहाँ पर दो कहानी में H पॉजिटिव आवारागर्दी करते नजर आ रहे हैं। अब जब ये H पॉजिटिव चले गए, जब ये H पॉजिटिव चले गए, अभी हमने देखा था H2S जो था इट्स सेल्फ स्टेबल था, इट्स सेल्फ स्टेबल था। लेकिन जब ये स्टेबल नहीं रहा, हाइड्रोजन्स चले गए, हाइड्रोजन्स निकल गए, H पॉजिटिव रिलीज हो गए, तो अब बचा S-2। ये क्या होता है, अनस्टेबल। तो इस अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में बदलने के लिए ये सल्फर क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये सल्फर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करा देगा और अकेला निकल जाएगा। बिल्कुल शरीफ सालिम बनकर अलहदगी इख्तियार कर ली है, सल्फर अलहदा हो गया। अभी ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, यहां से दो क्लोरीन ने बगावत शुरू कर दी है Mn के साथ, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ है? हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये बड़ा नाजुक मामला नजर आ रहा है। एक Mn के साथ 4 Cl जुड़े हुए, खतरनाक सा मामला है। खैर मिसालें बहुत है इस पे, लेकिन एक Mn है, 4 Cl जुड़े हुए हैं, 2 Cl ने बगावत कर दी, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, हम जा रहे हैं। ये 2 Cl आवारागर्दी करते घूमने, इनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, इनके पास क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, इन्होंने बोला यार किसी को ढूंढ लेते। इधर पता चला 2 हाइड्रोजन रो रहे हैं, इन बेचारे गरीबों के पास जो अपने इलेक्ट्रॉन थे वो भी किसने छीन लिए थे, सल्फर ने छीन लिए थे इनसे। ये हाइड्रोजन रो रहे थे, एक क्लोरीन ने कहा आओ मेरे साथ जुड़ जाओ, ये बन गया HCl। दूसरे ने कहा तुम क्यों रो रहे हो, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, ये बन गया HCl, ये बन गया आपका HCl। अभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 दगाबाज यहां से चले गए। इसका बड़ा दुख दर्द था इस Mn को, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिए थे इन क्लोरीन्स को, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे इन क्लोरीन्स को। सल्फर ने कहा यार मैं तो फारिग आदमी हूं, मुझे तो न्यूट्रल होना है, मेरे पास ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, भाई तुम ले लो। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स Mn को वापस मिल गए और आपके पास ये चीज बनकर तैयार हो गई एज द MnCl2, जिसमें इस Mn पर है +2 चार्ज, पहले था +4 चार्ज। बात समझ में आ गई सबको, कैसे हुआ ये रिएक्शन कंप्लीट? यस सर। कोई सवाल तो नहीं है किसी के पास? नो सर, इतने मजे से समझा दिया आपने। है
सर इतने मजे से समझा दिया है सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। क्या समझा दिया यार, ये हम खुद गरीब आदमी है, हमें खुद नहीं आता ये सब कुछ। खैर बहरहाल, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हम H2S को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमारा रिएक्शन हो गया एक। इसी के साथ साथ आपके पास बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, हम एक आध और रिएक्शन को लिख लेते हैं इसके। आइए, आप देख रहे हैं आपके पास दो चीजें नजर आ रही हैं। रिएक्शन के स्टार्ट में FeCl3 फेरिक क्लोराइड है, जो उसके बाद कन्वर्ट हो गया FeCl2 में, यानी कि फेरस क्लोराइड में। ये चीज कन्वर्ट हो चुकी है, बात समझ रहे हैं मेरी? ये चीज कन्वर्ट हो चुकी है फेरस क्लोराइड में। पहले एक आयरन के साथ 3 क्लोरीन्स जुड़े थे, अब एक आयरन के साथ 2 क्लोरीन्स जुड़े हैं। क्या मुझे इसका मैकेनिज्म समझाने की जरूरत है या बात समझ में आ जाएगी ऐसी बस? सर आ गई, उस फर्स्ट वाली की तरह ही है थोड़ा, काफी बहुत। मामला यही है, बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह है। बस यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि आयरन के साथ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, यहाँ पे 4 लगे हुए थे। नहीं नहीं, वो वाला सीन कुछ अलग था। यहाँ पे 2 Fe है, Fe 2 है। यहाँ से इसमें से एक बगावत करके जाएगा, इसका भी एक बगावत करके जाएगा, तो सल्फर जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक इसको दे देगा एक इसको दे देगा। दोनों के मामला, दोनों की जो जिंदगी है वो बिल्कुल नॉर्मल सी हो जाएगी। बात समझते हैं आप मेरी? यस सर। जी सर। सही है। तो ये था H2S एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन सल्फाइड को हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं अपनी लैब्स में। इसके रिएक्शंस ये हमारे पास लिखे हुए थे। बात यहां तक सबको समझ में आ गई? अब इसी रिडक्शन में कुछ और रिडक्शंस भी है। बेसिकली ये रिड्यूसिंग एजेंट के जो रिएक्शंस हो रहे हैं, इसमें कुछ और भी हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे Cl2 है, या मैं इसकी जगह ले लूं Br2 है। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे H2S के साथ, तो कहानी में होगा क्या कि सर ये बन जाएगा 2HCl और ये बन जाएगा सल्फर, सेपरेट आउट। या फिर हम ये कहें कि ये बन जाएगा 2HBr और ये बन जाएगा सल्फर। हैलोजेंस रिएक्ट करते हैं H2S के साथ और रिड्यूस होकर हैलोजन एसिड्स जनरेट कर लेते हैं। बात यहां तक क्लियर हो गई? एक जुमला लिखवा रहा हूं। और एक एसिड बनेगा। हाँ मेरा बेटा बोलो, क्या हुआ? सर एक एसिड बनेगा और सल्फर निकले, ये अलग हो जाएगा स्टेबल। हाँ, एसिड, हैलोजन एसिड बन जाएगा और जो है वो साथ साथ सल्फर आपका सेपरेट आउट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। एक जुमला लिखवा रहा हूं, लिख लो जरा इसी रिएक्शंस के नीचे। बड़ा टाइम है हमारे पास तो यार आज। मेरा आज मूड था मैं तुम लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा देता पूरा, लेकिन हो नहीं पाएगा वो ना। तो हम करेंगे, उसके अलावा कुछ और करेंगे अभी। एक लाइन लिखवा रहा हूं, लिखिए। द स्ट्रक्चर ऑफ H2S, the structure of H2S is non-linear. The structure of H2S is non-linear
linear the angle between the hydrogen sulfur hydrogen the angle between the hydrogen sulfur hydrogen is 92.2 degree 92.2 degree and the bond distance between the sulfur and the bond distance between the sulfur and hydrogen is 1.34 degree Armstrong. लिख लिया है? Yes, sir. चलो, एक बात मुझे याद आई कि हमने ग्रुप नंबर 3 में बोरिक एसिड पढ़ा, बोरेक्स पढ़ा, एल्यूमिनियम नहीं पढ़ा है हमने, ऐसी है? Yes, Yes, sir. sir. एल्यूमिनियम की ना हमने एक्सट्रैक्शन पढ़ी है, ना एल्यूमिनियम से रिलेटेबल एक कंपाउंड जिसे हम पोटैश एलम कहते हैं, फिटकरी, ना उसके बारे में पढ़ा है। अच्छा, हाँ, दूसरी बात ये कि तुम लोगों के सारे लेक्चर्स जितने थे वो सब अपलोड कर दिए थे मैंने गूगल क्लासरूम पे, तुम लोग उसको वहां से देख लेना। और दूसरा ये कि हम पोटैश एलम स्टार्ट करेंगे अभी, क्योंकि वक्त जरा कम है क्लास का और मुझे कांटेक्ट प्रोसेस में पूरा नहीं करा पाऊंगा, इसलिए जो है वो मुझे जिस अंदाज से उसे समझाना है वो हो नहीं पाएगा। पोटैश एलम जिसे हम नाम देते हैं फिटकरी का, क्या नाम देते हैं हम? फिटकरी का नाम देते हैं नॉर्मली। इस पोटैश एलम से पहले हम थोड़ा सा जरा एलम्स के बारे में जान लेते हैं, हम थोड़ा सा एलम्स के बारे में जान लेते हैं पोटैश एलम से पहले। ये फॉर्मूला लिख लेना और फिर उसके बाद नीचे एक चीज लिखना, एलम्स, दैट व्हाट आर द एलम्स। एलम किसे कहते हैं? हमने तो पोटैश एलम पढ़ा, यानी कि पोटेशियम का एलम। नॉर्मल एलम्स किन्हें कहा जाता है? नॉर्मल एलम्स से हम रिलेट किस चीज को करते हैं? सर हाइड्रेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं। वेरी गुड। हाइड्रेटेड डबल सल्फेट सॉल्ट, SO4 की बात की जा रही है। हाइड्रेटेड डबल सल्फेट सॉल्ट की बात की जा रही है कि हमारे पास ये पाया जा सकता है। ये एक इसके आसान अल्फाज में इसको समझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास इसका एक जनरल फॉर्मूला है एलम्स का ना, अलग अलग तरह के होते हैं। हम तो पोटैश एलम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे कॉमन एलम यही होता है, ऑर्डिनरी एलम या कॉमन एलम जिसे हम कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला क्या है, M2SO4 डॉट M-2SO4
ब्रैकेट आउट 3 डॉट NH2O। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, हम उसको लिख लेते हैं। एक हमारे पास है M और एक हमारे पास है M डैश। ये दो अलग अलग सब्सटेंसेस होंगे, M और M डैश। M जो होगा वो क्या होगा भाई? यूनिवेलेंट कैटाइन, ट्राइवेलेंट कैटाइन। जिसमें लिथियम लगा सकते हैं आप, जिसपे +1 चार्ज आता है, जिसमें आप सोडियम +1, पोटेशियम +1 और साथ साथ NH4 +1 लगा सकते हैं। यहाँ बात करें तो एल्यूमिनियम +3 लगा सकते हैं, Fe +3 लगा सकते हैं और Cr +3 लगा सकते हैं। Au +3। देख रहे हैं भाई, ये एक जनरल फॉर्मूला था हमारे पास। M और M डैश से मिलाकर हमने बनाया M2SO4 M-2SO4 ब्रैकेट आउट 3 डॉट NH2O। N मतलब उस मॉलिक्यूल के हिसाब से हम मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे उस सब्सटेंस के लिए। M क्या होगा? अ यूनिवैलेंट कैटाइन। M डैश क्या होगा? अ ट्राइवैलेंट कैटाइन। यूनिवैलेंट मतलब एक ऐसा कैटाइन जो +1 चार्ज रखे, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम NH4 यूज कर रहा हूं मैं। अ ट्राइवैलेंट कैटाइन जो +3 का चार्ज रखेगा। एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम को हमने नॉर्मली यहाँ पे कंसिडर अपने पास कर लिया। बात यहां तक समझते हैं? एक मिनट रुकिए जरा। अस्सलाम वालेकुम। ले आओ बेटा, क्लास ले रहा हूँ ना, अभी क्लास खत्म करके आऊंगा। कहाँ पे? क्लास खत्म करूंगा मैं 10 बजे, वहां आऊंगा 10 बजे। क्या बात करनी है? जल्दी बात कर लेना, मुझे जाना है। तो तुम लोग क्या 1 बजे तक बैठोगे मीटिंग करने के लिए? मतलब मेरा एक काम है तो वो काम सबसे घटिया काम है, सबसे बुरा काम है। मैं अगर कोई कह रहा हूँ काम बेतु की बात कर रहे हो, असल तो मुझसे ही है। तुमने दिन में भी मुझसे बेतु के अंदाज में बात की है, तुम अभी भी बेतु की बात कर रहे हो। तो आप मत करो मुझसे बात, फिर आप मत करो बात, फिर आप मत करो। मैं फोन ही नहीं उठाने वाला आपका। आप छोड़ते रहो, मैं आपका नंबर ब्लॉक पे डाल दूंगा। मैं क्लास ले लूँ उसके बाद बात करूंगा। मैं क्लास ले लूँ उसके बाद बात करूंगा। अच्छा भाई, तो हमारे पास यहाँ पर जनरल फॉर्मूला में दो तरह के एम है, एक यूनिवेलेंट कैटाइन है और एक ट्राइवेलेंट कैटाइन है। दो तरह के हमारे पास कैटाइन्स हैं। अब आप किसी को भी लगाकर कोई सा भी सॉल्ट जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास जो सबसे कॉमन एलम होता है, एलम बेसिकली डबल सॉल्ट होता है। दो अलग अलग सॉल्ट्स को मिला के बनाया जाता है। एक सॉल्ट का पार्ट ये होता है और एक सॉल्ट का पार्ट ये होता है। दोनों का हम क्रिस्टलाइजेशन से, और वो जो NH2O लगा होता है, को बताएगा ये H2O जो डॉट लगा के लगाते हैं इसको क्या कहते हैं? सर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसे कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दैट गुड। इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है।
किसी भी सब्सटेंस के साथ इधर इट इज इन अ क्रिस्टल फॉर्म, अगर किसी सब्सटेंस के साथ डॉट लगाकर H2O के मॉलिक्यूल्स हो तो ये बात याद रखिए कि उन वाटर के मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एवापोरेशन के बाद और फिल्ट्रेशन के बाद ही हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजिडुअल फॉर्म में आसान अल्फाज में कह सकूं तो उसमें रह जाते हैं। अब ये पोटैश आलम बनता कैसे है? हम दो सॉल्ट लेते हैं, हमने लिया K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और हमने लिया Al2SO4 ब्रैकेट आउट 3 एल्यूमिनियम सल्फेट। इन दोनों सॉल्ट्स को हमने मिक्स किया। हमने क्या किया यहाँ पे? मिक्सचर किया। सबसे पहले हमने इन दोनों सॉल्ट को मिला दिया, आपस में मिक्स किया, और मिक्सचर करने के बाद हमने इनका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। एक हमारे पास बनना चाहिए इनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो इन दोनों सॉल्ट्स का, उसमें एक बड़ी खास बात है, एक बड़ी अहम बात है। इन दोनों के जो मोलर वॉल्यूम्स होने चाहिए वो 1 होने चाहिए, यानी कि दोनों चीजें मौजूद हो 1:1 में। 1:1 में ये दोनों चीजें मौजूद होनी चाहिए, पोटेशियम सल्फेट का सॉल्ट भी और एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्ट भी, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अब उसके बाद ये जो हमारा मिक्सचर था, बेसिकली जो हमने एक सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाकर आपस में मिक्स कराया था, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अब हम करेंगे हीट। हम इसे पास कराएंगे आगे, evaporation, then filtration, और फिर बिल आखिर हमारे पास एक चीज हासिल होगी जो होगा पोटैश आलम। बात यहां तक समझ में आ गई सबको? बात यहां तक सबको समझ में आ गई? जी सर। कोई सवाल है इससे रिलेटेड? हमने यहाँ पर एवापोरेशन जो किया वो ऐसा नहीं है कि चूल्हे को भरपूर तेज कर दिया था और सारा पानी एकदम से उड़ा दिया। ये बहुत स्लो एवापोरेशन है, बहुत धीमी आंच पे आपने इसको पकाना है, उबाल देना है, और फिर उसे फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्टर कर लेना है, और बिलाखिर आपके पास एक चीज तैयार होगी जिसे कहेंगे पोटैश आलम। ये पोटैश आलम मैं आसान बताऊं, आप कभी समंदर जाइए और समंदर से पानी की एक बोतल भरकर ले आइए, और घर लाने के बाद उसे एक पतीले में डालिए और डालकर उसे चूल्हे पर रख दीजिए। हीट करते रहिए, स्लोली स्लोली उसे हीट कीजिए, यानी कि बहुत ज्यादा तेज नहीं, स्लोली एवापोरेट होना चाहिए पानी, स्लोली एवापोरेशन हो। जब पानी भरपूर तरीके से पक पक कर पागल हो जाएगा और ये कि एवापोरेट हो जाएगा सारा पानी एवापोरेट हो जाएगा जब, तो फिर आप बिल आखिर देखेंगे कि पतीले के जो साइड्स होंगी उन साइड्स पर कुछ व्हाइट व्हाइट कलर की चीज लगी होगी। ऐसा देखा है कभी या नहीं? यस सर, देखा है। ऐसा आपने देखा है? तो ये जो व्हाइट व्हाइट कलर यस। की चीज लगी होती है वो बेसिकली समुद्री नमक होता है। जो समंदर के पानी में नमक होता है वो नमक वहां नीचे रेजिडुअल फॉर्म में रह जाता है। बात समझते हैं आप मेरी? वो नमक नीचे रेजिडुअल फॉर्म में रह जाता है, जो एवापोरेट हो जाता है पानी, उसके बाद फिर स्लोली एवापोरेशन के बाद आखिर में आपके पास उसके क्रिस्टल्स रह जाते हैं नमक के। इसको नॉर्मली आप ऐसे भी देख सकते हैं, नमक आपके घर में जो होगा वो क्यूब्स होंगे छोटे छोटे ना नमक के, आप उनको पानी में डिजोल्व करा दीजिए, पानी में अच्छे तरीके से अच्छी क्वांटिटी में डिजोल्व करा के उसको एवापोरेट कर दीजिए। एवापोरेट करने के बाद जब बिलाकर आप देखेंगे कि पतीले में जो है वो छोटे 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 क्रिस्टल्स की फॉर्म में वो चीज जमा होगी। अब वो क्यूब नहीं बचा, अब वो क्रिस्टल्स बचे, और वो क्रिस्टल्स जो होंगे ना वो थोड़े से नमी वाले होंगे, मॉइस्चर वाले होंगे, तो उसके अंदर कुछ हम ये कह सकते हैं कि अभी गुंजाइश बाकी है पानी को एवापोरेट करने की। जब आप भरपूर तरीके से एवापोरेट कर देंगे तो उस सब्सटेंस के अंदर
मॉलिक्यूलर फॉर्म में यानी कि एटॉमिक लेवल के ऊपर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, लेकिन हमें ऊपर जाहिरी तौर पे वाटर के मॉलिक्यूल्स नजर नहीं आएंगे। ये एक्सपेरिमेंट आपने किया था अपनी 9th क्लास के अंदर, जब आप सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का प्रैक्टिकल नंबर 2 कर रहे थे। आखिर में आप जो है वो चाइना डिश के ऊपर ये सारे मामला करते हैं, ऐसी होता है या मैं गलत कह रहा हूँ? जी सर। तो ये था हमारा पोटैश एलम। नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ना है कांटेक्ट प्रोसेस। अच्छा एक काम करना, मैं कांटेक्ट प्रोसेस तुम लोगों को पढ़ाऊंगा बहुत एक रैपिड अंदाज में। कांटेक्ट प्रोसेस पढ़ने के लिए मैं एक लिंक दूंगा भी तुम लोगों को, आज रात तक दे दूंगा ऑलमोस्ट ना, आज रात तक या कल तक मैं एक लिंक भेजूंगा ग्रुप पे। वो लिंक खोलना, उस वीडियो को देख लेना जरा सही तरीके से। वो खासी रैपिड है, जल्दी जल्दी में है सीन, लेकिन उसको आप समझ लेंगे तो आपको जब मैं समझाऊंगा थॉरली तो आपको समझने में बड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा। बात समझते हैं आप? कोई सवाल तो नहीं है किसी के पास? नो सर। सही है। ये आज सब छुट्टी मनाने नानी के घर पे गए हुए क्या? हफ्ते का दिन है तो क्लास ही नहीं ली आज। तबीयत खराब है सबकी। तो हम भी बीमार चल रहे हैं, हम बीमारी में भी खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात सर नहीं है। हम भी बीमार लेटे हुए पड़े हैं। चलो खैर, इंशाल्लाह इस नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं आप सब लोगों से। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।